गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है भूगोल में अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन या संसाधन क्या होते हैं? सबसे पहले संसाधन ऐसे वस्तु है जिनका उपयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, उसे शिक्षण अधिगम या अधिगम संसाधन कहा जाता है। अब अधिगम संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को क्या कर सकता है? किसी भी विषय वस्तु को, कोई भी विषय वस्तु है, किसी भी विषय की, उस विषय वस्तु को बहुत सरल तरीके से हम बालक को समझा सकते हैं, बालक को स्थायी ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि विषय वस्तु से रिलेटेड हम जो वस्तुएं या जो सामग्रियां हम संसाधन प्रयोग कर रहे हैं, वो संसाधन बालक देखकर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उस ज्ञान को अपने दिमाग में या अपने मस्तिष्क में, अपनी प्रतिक्रिया में क्या कर लेता है? स्थायी कर लेता है। और जब स्थायी कर लेता है तो वो ज्ञान उसके आगे तक काम में, जीवन में काम में आ सकता है। तो ऐसे ज्ञान को जब हम देते हैं कुछ वस्तुओं का प्रयोग करके, तो वो वस्तुएं क्या कहलाती? अधिगम संसाधन। अब संप्रेषण में या अधिगम में, या हम ये कह सकते हैं शिक्षण में अधिगम संसाधनों का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है? तो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक सामग्रियों का प्रयोग करके क्या कर सकता है? शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है, आकर्षक बना सकता है। फिर विषय वस्तु जो होती है, विषय वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? बालकों को स्थायी रूप से प्रदान कर सकते हैं, उनको आत्मसात करा सकते हैं, आकर्षक लग सकती है उन्हें, और वो उन वस्तुओं के माध्यम से बालक उस ज्ञान को अच्छे से सीख सकता है। तो सबसे पहले हम अर्थ लेंगे कि भूगोल में अधिगम संसाधन का अर्थ या संप्रेषण या दृश्य श्रव्य सामग्रियों का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण उपकरण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु, संप्रेषण सूचना जिसको हम कहते हैं, सूचना के उपयोग में या संप्रेषण उपकरण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु जो शिक्षा को सरल, आकर्षक, आत्मसात, सुगम तथा बोधगम्य, मतलब बोधगम्य जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, शिक्षा उससे कोई ना कोई शिक्षा प्रदान होती हो, बोधगम्य बनाती है, उसे शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्री कहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिससे संप्रेषण उपकरण जैसी कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग करके हम बालक को आकर्षक, सरल और बोधगम्य ज्ञान शिक्षक देता है, तो वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएगी। शिक्षण सहायक सामग्री, सपोज मान लो ये हम एक पेन है, हम पेन का प्रयोग करके कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हैं बालकों से, कोई सब प्रयोग करके समझा रहे हैं, तो वो पेन और वो वस्तु भी क्या है? बोधगम्य है। ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग करके, सामग्री है जिसका प्रयोग करके हम बालक को सरल और स्थायी ज्ञान प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दृश्य श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं? दृश्य सामग्री जिसको देखकर जो शिक्षा या ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जिससे सुनकर, जैसे रेडियो है, रेडियो पे अगर कोई जैसे आकाशवाणी के अभी क्लासेस चल रही है आकाशवाणी में, उसकी स्कूल में के गवर्नमेंट के क्लासेस की, तो जब वो आकाशवाणी में सुनकर बालक उनको क्या कर रहा है? ज्ञान प्रदान प्राप्त कर रहा है, उससे श्रव्य सामग्री कहेंगे। और जिससे ऐसी चीजें जैसे हम टेलीविजन है जिसको देखकर और सुनकर दोनों से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? दृश्य श्रव्य सामग्री। अब दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग तो सब करते हैं, लेकिन उपयोग करने की भी कुछ शर्तें होती हैं कि इसका उपयोग किस आधार पर किया जाना चाहिए। क्योंकि सामग्री क्या है?
सामग्री तो हमारे पास एक अध्यापक के पास में खूब सारी आ गई, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आया, उससे ज्ञान प्रदान करना, उस सामग्री के माध्यम से अपने पाठ को आगे बढ़ाना, उसका विकास करना नहीं आ रहा, तो वो सामग्रियां शिक्षक के लिए, अध्यापक के लिए निरर्थक है, कोई उसका सामग्री का मतलब नहीं होता है। तो उपयोग करने की कुछ आवश्यक शर्तें होती है सामग्री की। सबसे पहला, शिक्षण सहायक सामग्री साधन है, साध्य नहीं। हम किसी भी शिक्षण उद्देश्य या किसी शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं, कुछ सिद्धांत समझाना चाहते हैं, नियम समझाना चाहते हैं, तो विषय जो भी हम वस्तु प्रयोग में ला रहे हैं, तो वस्तु क्या है? सिर्फ साधन है। वस्तु क्या है? साधन। ऐसा नहीं हमने वस्तु ले जाकर रख दी, हमने ग्लोब ले जाकर रख दिया, भूगोल हम जब समझा रहे हैं हमने ग्लोब ले जाकर रख दिया और हमने उसको समझाया नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं करा या उससे हमें समझाना नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? वो तो सिर्फ एक साधन है, उसको जब तक हम समझाएंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो क्या वो साध्य थोड़ी ना है कि उसको बालक को सिर्फ उसको रख दिया ले जाके और समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। और उसको खुद को उस ग्लोब को समझना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए, तो ही हम उस वस्तु का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं और उसके माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो वस्तु क्या है? ग्लोब क्या है? एक साधन है, लेकिन जब तक वस्तु का उपयोग करना शिक्षक को नहीं आएगा, उसके माध्यम से अपने पाठ का विकास करना नहीं आएगा, उसको आगे विषय वस्तु को आगे बढ़ाना नहीं आएगा, तो वो साध्य का काम नहीं करेगी। तो विषय क्या है? वस्तु साधन है, साध्य नहीं है। फिर उपयोगिता पर विचार करना। किसी भी अध्यापक को जब भी कक्ष में हम किसी उपकरण का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसकी उपयोगिता क्या है, उससे हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, किस तरीके से विषय वस्तु को हम समझा सकते हैं, इस पर विचार पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हम वस्तु लेकर चले गए कक्ष में और वो हमें समझाना या एक्सप्लेन करना नहीं आए और हमें उपयोग करना, अध्यापक को उपयोग करना नहीं आया, तो उस पर का क्या हो जाएगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा, निरर्थक वस्तु रहेगी वो। और उसके पर इसलिए पहले ही अध्यापक को विचार, उसकी उपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए। तीसरा है, वस्तु या उपकरण स्थायी ज्ञान देने के लिए होते हैं, मनोरंजन का साधन नहीं है। हम शिक्षण में जब भी अगर किसी विषय वस्तु का प्रयोग करके विषय वस्तु नहीं, सिर्फ हम वस्तु का प्रयोग करके, सामग्री का प्रयोग करके जब हम किसी ज्ञान को या विषय वस्तु को समझा रहे हैं, तो विषय वस्तु क्या है? स्थायी ज्ञान देने के लिए है, मनोरंजन का साधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सपोज वालों हमने बड़ी सारी LED लगा दी, हम उस पे बालकों को कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन उस LED पे बाय मिस्टेक हमसे ये हो गया कि कुछ अलग चीजें आ गई या कोई गाना भी चालू हो गया, तो क्या हो जाएगा? स्थायी ज्ञान मिलेगा वहाँ पे? नहीं मिलेगा। जब गाना चालू हो गया तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी? मनोरंजन का साधन बन जाएगी। नकारात्मक प्रभाव, बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग उठा ली, सामग्रियां हमने एकत्रित कर ली, और एकत्रित करने के बाद क्योंकि सामग्री की कितनी मात्रा होनी चाहिए और कौन कौन सी सामग्रियां होनी चाहिए, उतना ज्ञान भी एक अध्यापक को होना चाहिए। अधिक सामग्री एकत्रित करना भी, उसका एकत्रित करके उसका उपयोग न करना, तो उसका प्रभाव भी नकारात्मक पड़ता है और बालकों को वो चीजें समझ में भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए सामग्री की अध्यापक को चाहिए कि वो निश्चित सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षण उपकरणों का उपयोग करें और उससे शिक्षा को प्रदान करें, ना कि बहुत सारी मात्रा में सामग्रियां एकत्रित कर ले। उसका प्रभाव क्या पड़ जाएगा? नकारात्मक पड़ेगा। फिर कक्षा का आकार, कक्षा का आकार ध्यान में रखते हुए सामग्री का उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।
कक्षा का आकार मतलब कक्षा बड़ी है, 50 बच्चों की, 100 बच्चों की कक्षा है, तो उसमें हम इतना छोटा सा मॉडल लेके गए। छोटा सा मॉडल जब हम लेके जाते हैं तो वो क्या बच्चों को सबको दिख सकता है? नहीं दिख सकता है। उस जगह पे हम एक बड़ी सी पिक्चर या हम चार्ट बना के लेके जा सकते हैं, तो 50 बच्चों की क्लास में वो चार्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर हम कोई छोटा सा मॉडल या चित्र बना के लेके जा रहे हैं तो कक्षा के आकार के अनुसार भी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। फिर है बालकों का स्तर। सामग्री का उपयोग करते समय बालकों का स्तर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पेन का उपयोग एक सिर्फ सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में हम पेन का उपयोग करके किसी विषय वस्तु को समझा रहे हैं तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर हम 6th-7th में एक पेन का उपयोग करके कोई विषय वस्तु समझा रहे हैं तो वो बालकों की बुद्धि लब्धि के स्तर के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो उपकरणों को के उपयोग करने की कुछ शर्तें होती है जिनका भी ध्यान अध्यापक को अपनी विषय वस्तु को समझाते हुए रखना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके नोट्स और क्वेश्चन आपको वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे।